नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका स्वागत है। तो क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? प्लीज़ रिप्लाई करें ताकि हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोगों तक पहुंच रही है, किसी प्रकार का शोर शराबा तो नहीं? गुड इवनिंग भीम, राज वर्मा, गुड इवनिंग, नेहा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। तो बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? ठीक है, चलिए, थैंक यू अब्बास भाती जी, नेहा श्रीवास्तव। चलिए ठीक है, तब थैंक यू। तो आप लोगों का कहना था कि बिहार पीसीएसजे के लिए कंपनी लाके कुछ एमसीक्यू मिल जाए तो करा दीजिए। देखिए, ये कंपनी लाके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं और उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से कुछ साथ डिस्कशन करूंगा। एमसीक्यू फॉर्म में है सारे के सारे प्रश्न, तो 2 क्लास में हम इस सारे प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे। लगभग 250 के आसपास प्रश्न होंगे और ये किसी न किसी गाइड में होगा। तो ये कंपनी ला के क्वेश्चन मैंने स्वयं नहीं बनाए हुए हैं, ये गाइड का प्रश्न है और गाइड में आप लोगों को तक हो सकता है कि सब लोगों तक वो गाइड ना पहुंच पाए, इसलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों को सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो चलिए, ये अनअकैडमी का एक ऑफर मैं आपको बता दूं। अनअकैडमी ऑफर फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है, जो कि 20 से लेके 24 अप्रैल तक चलेगा। 20 से लेके 24 अप्रैल तक ये ऑफर आपको मिल सकता है, तो इसका जल्दी से लाभ उठाइए। आपको कोड यूज करना होगा इसके लिए, राय लॉ 10, RAILAW10। तो इस कोड को यूज करके आप इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको MP और अदर स्टेट जुडिशरी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। उसके साथ साथ आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी यूपी PCSJ के लिए जो मेंस का है उसकी चल रही है प्रिपरेशन। उसके अलावा पंजाब जुडिशरी के लिए मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है। और एक बैच भी है जो सारथी 5.0 के नाम से है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच। 13 अप्रैल से ही शुरुआत हुई है, 12 महीनों का ड्यूरेशन होगा। आप इस बैच का लाभ भी ले सकते हैं और साथ में आपको और भी बैचेज कुछ मिल जाएंगे एजुकेटर के साथ। रैपिड बैच भी है, बिहार जुडिशियल, गुजरात, उत्तराखंड, सबके लिए 25 मार्च से ही चल रहा है, तो अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बाकी रेगुलर लिंकिंग बैच भी है 1.0 करके, तो इस बैच का भी लाभ उठाया जा सकता है। 12 महीनों का है, 3 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है। तो फिलहाल जो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है वो यही है कि आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल 25% कोड यही यूज़ करना है तो मिल जाएगा। और कब से कब तक है? 20 से 24 तक। चलिए रंजना जी, गुड इवनिंग। तो शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के पास भी ये बुक हो जिससे आप कर पाएँ सॉल्व, लेकिन सबके पास तो नहीं होगी। चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो ये पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि कंपनी अधिनियम 1958 किस समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था? शास्त्री समिति, सच्चर समिति, भाभा समिति की विवियन बोस समिति? रश्मि कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाभा समिति। नेक्स्ट, वर्तमान कंपनी अधिनियम पारित हुआ है, जो इस समय कंपनी अधिनियम चल रहा है, 1850 का कि 1913 का कि 2013 का कि 1956 का? देखिए, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, 2013 का कंपनी अधिनियम चल रहा है और आप लोगों के बिहार के सिलेबस में भी यही है। नेक्स्ट कर लेते हैं।
भाभा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में कि 1956 में, 1963 में कि 1977 में? भाभा समिति का गठन किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 में हुआ था। किस सन में हुआ था भाभा समिति का गठन? 1950 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो कंपनी अधिनियम है इसमें कुल कितनी अधिनियम धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं? आपके सामने ऑप्शन है, आप देखिए। मैं बता दूं बच्चों कि ये गाइड का प्रश्न है, आप लोगों को मैं 250 से अधिक प्रश्न इसमें से करा दूंगा। 250 के आसपास प्रश्न मैं एमसीक्यू के माध्यम से करा दूंगा। इसके लिए मैं 2 क्लास लूंगा, आज अभी ले रहा हूं और एक कल भी मैं ले लूंगा। तो जो बच्चे लाइव क्लास में आना चाहते हैं कल, वो 12:30 दोपहर को 12:30 पर इसके सेकेंड पार्ट होगा। तो अभी फिलहाल कर लेते हैं। हाँ, बिहार के लिए ही है बेटा, कंपनी ला तो बिहार में ही आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 465 धारा और 7 अनुसूचियां। नेक्स्ट कर लेते हैं। कंपनी विधि क्षेत्र में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के नाम से कौन सी समिति जानी जाती है? कंपनी के क्षेत्र में उच्चाधिकार समिति के नाम से कौन सी समिति जानी जाती है? का ऑप्शन नंबर सच्चर समिति। सच्चर समिति। नेक्स्ट कर लेते हैं। सच्चर समिति का गठन कब हुआ था? सच्चर समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1977 में। 1977 में सच्चर समिति का गठन हुआ। मैं एक बार करा लेता हूं, फिर मैं स्पीड से आपको रिवाइज कराऊंगा इसको। तो कंपनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है कि फ्रेंच भाषा से हुई है कि रोमन से हुई है कि अंग्रेजी से हुई? कंपनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से हुई। नेक्स्ट, ज्यादा स्पीड बढ़ा दिए क्या हम? किस संशोधन अधिनियम द्वारा उच्चतर नैगम शासन और लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु प्रदान करने हेतु बल दिया गया? कौन से कंपनी अधिनियम में? इसकी सुरक्षा के लिए उच्चतर नैगम शासन और लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। आपके सामने ये प्रश्न है, इसको करिए कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति जो अदृश्य तथा अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि से है। इसकी प्रमुख विशेषताएं शाश्वतता और व्यक्तित्व है, जिसके कारण निरंतर बदलने वाले व्यक्तियों के समूह को अपरिवर्तित माना जाता है और वह एक व्यक्ति की भांति कार्य करता है। उक्त परिभाषा दी है किसने? आप ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, वेरी गुड रंजना। हाँ, मार्सन ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 1, 3, 7, 9। कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1। प्रणाम सुलेखा। ये एक व्यक्ति भी कंपनी का गठन कर सकता है। क्यों जानते हैं ये? क्योंकि कंपनी को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। अपने आप में कंपनी भी व्यक्ति हो सकती है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम में कंपनी के सदस्य हो सकते हैं विदेशी व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति, अन्य कंपनी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कोई भी हो सकता है कंपनी का सदस्य। नेक्स्ट है
कि कंपनी की सदस्यता के तरीके कैसे हैं? उत्तराधिकार के माध्यम से, पारेषण के माध्यम से, मौन सहमति द्वारा, उक्त सभी। ऑप्शन नंबर बी, पारेषण के द्वारा। नहीं, उपयुक्त सभी हर मामले में नहीं होता है, पारेषण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अरे मतलब टेंशन मत लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन जब हम लोगों के इकट्ठा हो जाएंगे ना तो एक बार स्पीड से रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में परिभाषित है। कौन सी धारा में परिभाषित है कंपनी को? कंपनी को कौन से धारा में परिभाषित किया गया है? 220 में, 3(1) में, कि धारा 10 में, कि इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 220 में कंपनी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, पूर्व कंपनी विधि कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित धारा में परिभाषित है। 4(4)(a), 2(67), 3(1). पूर्व कंपनी विधि कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में परिभाषित है? कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं कि कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है ये बात कोई नई नहीं है, मैं जानता हूं। और कंपनी लॉ से संबंधित मटेरियल भी नहीं मिल पाते हैं, और बिहार जुडिशियरी में कंपनी लॉ से प्रश्न आते हैं। बच्चों को बहुत परेशानी थी, मेरे पास कुछ MCQ मिल गए तो मैंने सोचा कि सॉल्व करा दें। और मुझे लगता है कि ये 250 MCQ 2 क्लास में, और प्लस कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो कंपनी लॉ से संबंधित हैं, स्पेशल क्लास जो 9:30 बजे से होगी, उस स्पेशल क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ी बहुत चीज़ों को। तो एक तरीके से आउटलाइन हो जाएगा, तो कंपनी लॉ के प्रश्न फिर आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यक्ति कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? एक व्यक्ति कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 2(9) में, 2(20) में, 2(62) में, 2(63) में। अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2(63) में। नेक्स्ट, विद्यमान कंपनी के निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन का संबंध निम्नलिखित से नहीं है। विद्यमान कंपनी के निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन का संबंध निम्नलिखित से नहीं है। किससे नहीं? बताइए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, कंपनी अधिनियम 1956 से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट, कि सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 2(9) में, 2(20) में, 2(62) में, कि 2(63) में? सरकारी कंपनी। गुड इवनिंग अतुल, मतलब श्वेता। 2(63) में। वेरी गुड, कंपनी की एक्सपर्ट आ गई। यह है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित कंपनी की विशेषता नहीं है। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, सार्वमुद्रा, नागरिकता। क्या है इसका? तो सही ऑप्शन है नागरिकता। नागरिकता लक्षण नहीं है इसका, बाकी कृत्रिम व्यक्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकार है, सार्वमुद्रा, ये सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कंपनी की विशेषता है, क्या है? कंपनी की विशेषता में क्या है? ये सारी चीजें। ऑप्शन नंबर डी से, पृथक निगमित व्यक्तित्व भी है, शाश्वत उत्तराधिकार भी है, अंशों की अंतरणीयता भी। ये है आपका अगला प्रश्न, कि निम्न कथनों में सत्य कथन कौन सा है? पढ़िए, इसमें से सत्य कथन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि नागरिकता कंपनी को नहीं मिलती। हाँ, कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिकार और निवास होता है।
कंपनी के सदस्यों के दिवालिया हो जाने पर भी उस कंपनी का मूल अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अगला प्रश्न, कि कंपनी के वृद्धक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद कौन सा है? कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व पर कौन सा महत्वपूर्ण वाद है? ये है आपके सामने, ये है, ये है, ये है। का सही ऑप्शन, एक ही केस का नाम तो आप लोगों ने सुना है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ये नेक्स्ट, ये तो आप लोगों को दिखाई ही नहीं देगा, इतना छोटा है। नेक्स्ट है कि कंपनी की विशेषता निम्नलिखित है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, कृत्रिम व्यक्तित्व, सार्वमुद्रा, इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से सभी, सब है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सब चर्चा हो चुकी है हम लोगों की। यह है आपका अगला प्रश्न, कंपनी का तात्पर्य निम्न में से किससे है? निगमित कंपनी से, अनिगमित कंपनी से, निगमित या अनिगमित कंपनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंपनी का संबंध किससे है बताइए? कंपनी मतलब निगमित कंपनी, ठीक। अच्छा, और ये है आपका अगला प्रश्न कि युद्ध काल में किसी प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्य बम द्वारा मार दिए गए, कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा? निश्चित विधि निश्चित नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है, तो ये अपने सदस्यों से अलग भी अपना एग्जिस्टेंस रखती है। कंपनियों का निगमन निम्न के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? निगमन किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, या फिर इसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी निम्न प्रकार की हो सकती है। निगमित कंपनी, अनिगमित कंपनी, दोनों प्रकार की, बी प्रकार की यानी अनिगमित प्रकार की। जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है किस प्रकार की हो सकती है? ध्यान से पढ़िएगा, मैं अभी फिर से रिवाइज कराऊंगा इसको। दोनों प्रकार की, निगमित कंपनी और अनिगमित कंपनी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी दोनों प्रकार की हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, एक लघु कंपनी वह है जिसका व्यापारवर्त उसके अंतिम गत लाभ हानि के लेखे के अनुसार से अधिक न हो या ऐसी उच्च राशि हो जो विहित की गई है लेकिन इससे अधिक न हो। लघु कंपनी का मतलब क्या? लघु कंपनी का मतलब क्या? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाभ हानि के लेखे के अनुसार 10 करोड़ से अधिक न हो या ऐसी उच्च राशि विहित की गई है लेकिन 100 करोड़ से अधिक न हो। तो ये है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है, 10 करोड़ और 100 करोड़। ये किसकी हम बात कर रहे हैं? हम लघु कंपनी की बात हम 10 करोड़ और 100 करोड़ की कर रहे हैं।
कि अधिकतम सीमा 100 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। दायित्व के आधार पर कंपनी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। नेक्स्ट, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम सदस्य होने चाहिए कितने? 50, 7, 70, 5। पब्लिक कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 7। एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रित नहीं कर सकती। 50 लाख, 7 लाख, 70 लाख, 5 लाख। एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रित नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी। ये बात मुझे समझ में आई नहीं वैसे। ये अगला प्रश्न है कि प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 200, 40, 30, 20। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 200 हो सकती है। ठीक? नहीं बेटा, भागीदारी नहीं है वो, भागीदारी नहीं है। भागीदारी में सदस्यों की संख्या 20 है ना। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 7, 5, 3, 2। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 2। एक लोक कंपनी के निदेशकों का दायित्व कैसा होता है? और दायित्व होता है किसके प्रति? अंशधारियों के प्रति, जनता के प्रति, सरकार के प्रति, कि कंपनी लॉ बोर्ड के प्रति? लोक कंपनी के जो निदेशक हैं उनका दायित्व किसके प्रति होता है? कंपनी के अंशधारियों के प्रति है। वो जनता के प्रति, सरकार के प्रति और कंपनी लॉ बोर्ड के प्रति जिम्मेदार नहीं। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के लिए अति आवश्यक है? संगम ज्ञापन, अंश पूंजी, विवरण के निगमन का प्रमाण पत्र। कौन सी चीज जरूरी है कंपनी के लिए? ऑप्शन नंबर डी, निगमन का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद तो बाद की बात है ना, कंपनी के निर्माण के लिए इसकी जरूरत है। नेक्स्ट, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी है कौन सी? विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत का यूनिट ट्रस्ट, इनमें से सभी। विशेष अधिनियम का मतलब इनको ही चलाने के लिए अधिनियम बनाया गया, तो ये सभी होंगे, सबके लिए अपना अपना अधिनियम है। नेक्स्ट, इकाईत की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं है। इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं है, कौन सी? स्वतंत्र कंपनी, सहायक कंपनी, सरकारी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी? सरकारी कंपनी।
ऑप्शन नंबर सी, सरकारी कंपनी, इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं। मैं तो अभी आपको करा ही दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपके दिमाग में एकदम से बैठा रहेगा। आपको अभी तो मैं फिर रिवाइज भी करा दूंगा आपको, 50 तक प्रश्न हो जाएंगे ना, तो फिर एक बार स्पीड से रिवाइज कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद आप भी इसको रिवाइज करेंगे तब टिकेगी। नहीं तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रोस्पेक्टस की डिफिनीशन कौन से केस धारा में है, संगम ज्ञापन कौन से धारा में है, ये सब इधर उधर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, सदस्यत्व की संख्या के पर आधारित कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक, एओबी दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। सुलेखा, नेहा, अतुल, ये है आपका अगला प्रश्न। कुछ बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लगाएं क्या, तुक्का भी मारने की एक सीमा है ना, तुक्का भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एक कंपनी को दूसरी कंपनी का सूत्रधारी कंपनी तब माना जाता है जब यह दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो, यह दूसरी कंपनी अन्य को नियंत्रित न करती हो, यह दूसरी कंपनी निष्क्रिय कंपनी हो, और यह दूसरी कंपनी अनिगमित कंपनी। दूसरी कंपनी का सूत्रधारी तब माना जाता है जब यह दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो। नेक्स्ट, कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व वाली कंपनी, धर्मार्थ कंपनी, गैर सरकारी कंपनी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं। कौन सी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं? ये तो मुझे भी नहीं पता। साझेदारी फर्म है ना भाई, साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, कंपलसरी है, ये सीधे सीधे है, इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि कंपनी के नियम के बारे में गलत है, कंपनी एवं नियम के बारे में गलत है क्या? कि दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई, दोनों कंपनी और निगम दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व होता है, दोनों में सामान्य सार्वमुद्रा का प्रयोग होता है, दोनों वैधानिक संस्थाएं। क्या स्थिति है? गलत कौन सा है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है कि दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की, ये बात सही नहीं है। पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी निर्धारित है कितनी? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी कितनी निर्धारित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 लाख रुपए, 5 लाख। नेक्स्ट, कि पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाने की सूचना 14 दिन के भीतर किसको दी जाती है? पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाने की सूचना 14 दिन के भीतर दी जाती है, किसको? न तो इनको दी जाती है, न इनको दी जाती है, न इनको दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनियोग कंपनियों का उद्देश्य निम्न में विनियोग करना है, अंशों में, कि ऋण पत्रों में, कि प्रतिभूतियों में, कि इनमें से सभी में। विनियोग कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? अंशों में, ऋण पत्रों में, प्रतिभूतियों में। विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे कहीं भी करें, इन सब में कहीं भी। निम्नलिखित में कौन सा एक लोक कंपनी का गुण नहीं? इसका पृथक विधिक व्यक्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, सार्वमुद्रा, इसके अंश अंतरणीय नहीं है।
यही होना चाहिए। गुड इवनिंग भी। नेक्स्ट है कि प्रवर्तक शब्द निम्न धारा में परिभाषित है। कौन सी धारा में प्रवर्तक यानी प्रमोटर को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया? ये है आपका 269 में। 50 क्वेश्चन मैंने कराए। अब एक बार सुपर फास्ट तरीके से मैं इसको आपको एक बार स्क्रीन दिखा देता हूं ताकि आप देख के फिर से रिवाइज कर लें, अन्यथा ऐसे टर्म है जो कि हाँ तो तुक्का ही मारना है ना, वो मैं ऐसे ही करा रहा हूं। मैं एक बार रिवाइज आपको करा देता हूं। रिवाइज क्या कराऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपका समय बहुत लग जाएगा, बस मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। आप देखिएगा, आपको थोड़ा थोड़ा याद जरूर होगा, आपको याद जरूर होगा। ये आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी था, इसका ऑप्शन नंबर ए था, इसका ऑप्शन नंबर बी था, और इतना तेज रिवाइज कराएंगे तो सिर्फ वही लोगों को फायदा हो पाएगा जिन्होंने अभी पढ़ा है। इसका सच्चर समिति था, सच्चर समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। कंपनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस भाषा से है? लैटिन भाषा से है। इसमें ऑप्शन नंबर ए था हम लोगों का। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर ए था। इसके बाद इसका गठन की न्यूनतम संख्या कितनी? 2013 के अनुसार एक सदस्य कौन हो सकता है? सभी। सदस्यता के तरीके कौन कौन से हैं? पारेषण द्वारा। परिभाषा में आते हैं तो कंपनी की परिभाषा कहाँ है? 220 में पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित धारा में परिभाषित है। 267 एक कंपनी को, एक व्यक्ति कंपनी को कहां परिभाषित किया गया है? 263 में विद्यमान कंपनी के निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 संबंधित नहीं है। ये था आपका अगला, सरकारी कंपनी को कहां परिभाषित किया गया है? 263। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? नागरिकता। निम्नलिखित कंपनी की विशेषता है सब। नहीं, 50 ही क्वेश्चन नहीं बेटा, अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं। अब 50 क्वेश्चन के बाद फिर मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आज 100 क्वेश्चन करा दूंगा और फिर उसके बाद कल 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन करा दूंगा, तो बस कंपनी लॉ में कंप्लीट। नेक्स्ट कर लेते हैं, पृथक वैधानिक अस्तित्व कौन से केस में आया था? सोलोमन वर्सेस सोलोमन में। कंपनी की विशेषता निम्नलिखित है, सब है, ऑल ऑफ द अबव। कंपनी का तात्पर्य निम्न में से किससे है? निगमित कंपनी से है। युद्ध काल में अगर कंपनी के सभी सदस्यों को बम से उड़ा दिया गया तो कंपनी का क्या होगा? अस्तित्व बना रहेगा। कंपनी का निगमन हो सकता है किसके द्वारा? जिनमें से सभी के द्वारा। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी निम्न प्रकार की हो सकती है, निगमित और अनिगमित दोनों प्रकार की हो सकती है। इसमें तो पैसा वाला मामला है तो आपको याद ही होगा,
लघु कंपनी 10 करोड़ 100 करोड़, 10 करोड़ 100 करोड़। फिर उसके बाद दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है? तो 2 प्रकार की हो सकती है। तीसरा और नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7। नेक्स्ट है एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रित नहीं कर सकती। 5 लाख। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 200। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 2। एक लोक कंपनी के निदेशकों का दायित्व होता है कंपनी के अंशधारियों के प्रति होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के लिए अति आवश्यक है? संगम ज्ञापन के नहीं, निगमन का प्रमाण पत्र। कौन सा विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी है? तो सारी की सारी, ये सब स्पेशल एक्ट इनके लिए पास किया गया। नेक्स्ट है इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी नहीं होती। सदस्य की संख्या पर आधारित कंपनी है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों। एक कंपनी को दूसरी कंपनी का सूत्रधारी कंपनी तब माना जाता है जब वह दूसरी कंपनी की सहायक हो। कब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है? साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं। कंपनी और निगम के बारे में गलत यह है कि दोनों के स्थापना एक ही अधिनियम के अंतर्गत की गई। पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी कितनी होती है? 5 लाख रुपए। पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाने की सूचना 14 दिन के भीतर किसको दी जाती है? इसमें से किसी को नहीं। विनियोग कंपनियों का उद्देश्य निम्न में विनियोग करना है, अंशों, ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों में, सब में। लोक कंपनी का गुण नहीं है, इसके अंश जो है अंतरणीय नहीं है। नेक्स्ट, प्रवर्तन वाले मामले में प्रवर्तक को कहां परिभाषित किया गया? 269 में। कुछ फायदा हुआ रिवीजन करने से? रिवीजन करने से कुछ लग रहा है कि हाँ रिकॉल हो रहा था थोड़ा थोड़ा, 20% क्वेश्चन ध्यान आ रहे थे। बताइए बच्चों, रिप्लाई करिए। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, हैं? अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवर्तक का अधिकार है। हाँ तो आप नहीं थे ना शुरू से। प्रवर्तक का अधिकार है, क्या करने का अधिकार है प्रवर्तक का? प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार है, सह प्रवर्तक से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार है, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है कि इनमें से सभी? क्या अधिकार है प्रवर्तक का? तो ऑल ऑफ दी एबव। वेरी गुड। निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार का कर्तव्य नहीं। रजिस्ट्रार का क्या कर्तव्य नहीं? उचित शुल्क देना, रसीद देना, पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियम की जांच करना और हस्ताक्षरों का प्रमाणन की जांच करना। रजिस्ट्रार का उचित शुल्क देना कर्तव्य नहीं। नेक्स्ट, कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र में नहीं होता है कंपनी का पूरा नाम, कंपनी के सदस्यों का दायित्व, रजिस्ट्रार के कार्यालय की मुहर, कंपनी सचिव के हस्ताक्षर। निगमन प्रमाण पत्र में क्या नहीं होता? कंपनी के सचिव का हस्ताक्षर नहीं, कंपनी के सचिव का हस्ताक्षर नहीं होता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
कंपनी के निगमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं, निगमन के संबंध में व्यक्ति नहीं, प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, अवयस्क व्यक्ति, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवयस्क व्यक्ति, अवयस्क नहीं। पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 कि 9 कि 8 कि 7? पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 7। 7। नेक्स्ट, अच्छा, प्राइवेट कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर्ताओं की आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? वो तो पब्लिक कंपनी आपने बताया, इस पर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्य। सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 2। नेक्स्ट, प्रवर्तक में नहीं आते जो कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करते हैं, अंकेक्षक होते हैं, कंपनी के निर्माण के उद्देश्य से आवश्यक पूंजी प्राप्त करते हैं। प्रवर्तक में नहीं आते, अंकेक्षक होते हैं। अंकेक्षक भाई हमको नहीं पता हिंदी में क्या होता है। कंपनी के निगमन का प्रभाव है, कंपनी के निगमन का क्या प्रभाव होता है? अविच्छिन्न उत्तराधिकार यानी शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मुद्रा, कंपनी और सदस्यों के मध्य प्रसंविदा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये पढ़िए, इतना बड़ा है क्वेश्चन तो कैसे मैं पढ़ूं? बिहार में भी आया भी था ये, बिहार में ये आया भी था, पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। नेक्स्ट आपका है ये, निगमन के पश्चात कंपनी विधिक व्यक्ति बन जाती है, कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कंपनी निगमित संस्था बन जाती है। क्या स्थिति होती है? कंपनी विधिक व्यक्ति बन जाती है और कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, निगमित संस्था बन जाती है। इसमें से गलत उत्तर इसमें से छांटना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कंपनी का सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये गलत बात है, तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, निगेटिव है, कि कौन सा आंसर इसमें से गलत है। नेक्स्ट, निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है किसके पास? किसके पास होता है? रजिस्ट्रार के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में, कंपनी विधि बोर्ड के पास। निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किसके पास किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कंपनी विधि बोर्ड के पास किया जाता है। नेक्स्ट, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है, तुरंत नहीं कर सकती। व्यापार प्रारंभ करने के लिए कंपनी के सचिव की अनुमति लेनी पड़ती है, व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। क्या सही होगा बताइए?
जो गाइड है मेरे पास उसके हिसाब से आंसर आप ये है ऑप्शन नंबर बी कि अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती। ठीक, हाँ बच्चों देखिए मैं गाइड के अनुसार ये आंसर दे रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए इक्का दुक्का आंसर ऐसे हों जो कि मान लीजिए मिसप्रिंट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे गालियाँ मत दीजिएगा, मैं कंपनी ला सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर होते हैं। पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर होते हैं। जो पार्षद सीमा नियम का हस्ताक्षर करते हैं, जो विवरण पत्रिका पर हस्ताक्षर करते हैं, जो कंपनी के विज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नियमन प्रमाण पत्र इस बात का निश्चायत प्रमाण नहीं है कि निगमन संबंधी वैधानिक कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं। ये बात सत्य है कि असत्य है? ये तो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया। इसमें ना ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपना व्यापार ये तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती, मुझे लगता है सही था ये, तुरंत नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे ना तो एक जो प्राइवेट कंपनी है रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। कब? तो तत्काल। प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत नहीं कर सकती। देखिए यही छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि निगमन का आवरण हटाने के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद है। कौन सी केस है? भारतीय केस की पूछ रहा, आवरण हटाने के संबंध। ऐसा नाम है ना, बूचा एफ गजदर बनाम आयकर आयुक्त बंबई। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 में प्रावधान किया गया है कि सूचीकृत कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आज्ञा सूचक है एवं ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। कैसे? नियुक्ति की जाएगी इसी उद्देश्य के लिए अनुरक्षित डाटा बैंक से। ये आ गया आप सीमा नियम। अब सीमा नियम से संबंधित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहां परिभाषित है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 256 में परिभाषित है, जिसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं। नेक्स्ट, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं विशेष प्रस्ताव, केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति, रजिस्ट्रार का आदेश, इसमें से सभी। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार का आदेश आवश्यक नहीं। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार का आदेश आवश्यक नहीं है। एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? संचालक मंडल का प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति, इनमें से सभी। का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संचालक मंडल का प्रस्ताव। एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए संचालक मंडल के
प्रस्ताव की जरूरत है। अच्छा, रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान में परिवर्तन की सूचना किसको देनी पड़ती है? कंपनी विधि बोर्ड को, कि रजिस्ट्रार को, कि प्रवर्तकों को, कि संचालक मंडल को? रजिस्ट्रार को। रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को दी जाएगी। नेक्स्ट, एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय के जाने के लिए निम्नलिखित की स्वीकृति आवश्यक है? कंपनी विधि बोर्ड, संचालक मंडल, रजिस्ट्रार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंपनी विधि बोर्ड। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की बात करता है, और एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था तो संचालक मंडल था, और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे तो कंपनी विधि बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। संचालक मंडल बेटा एक ही शहर में। नेक्स्ट है, पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री में होना चाहिए क्या? कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड कार्यालय, कंपनी का उद्देश्य, सभी। सही बात है, सब होना चाहिए। नाम, रजिस्टर्ड कार्यालय, कंपनी का उद्देश्य, कई खंड होते हैं, 7 खंड उसमें कुल होते हैं। उद्देश्य खंड भी होना चाहिए। एक कंपनी का उद्देश्य वाक्य होना चाहिए, और वैधानिक, कंपनी अधिनियम के विरुद्ध, सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल, इनमें से सभी। बहुत आसान सा। डी काहे के लिए होगा भाई? कंपनी का उद्देश्य खंड जो है वो कंपनी अधिनियम के विरुद्ध होना चाहिए, सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए ना, वैधानिक होना चाहिए। कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। कंपनी की सदस्यता के तरीके हैं: सीमा नियम पर हस्ताक्षर, लिखित आवेदन द्वारा, अंशों के अंतरण द्वारा, उपयुक्त सभी। कंपनी की सदस्यता के तरीके हैं उपयुक्त सभी द्वारा, अंशों के अंतरण, लिखित आवेदन, सीमा नियम पर हस्ताक्षर। ये आपका ये वाला प्रश्न हो गया। ये क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान को एक राज्य की सीमा के भीतर एक कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में ले जाना चाहती है तो उसको किसको अनुमोदन लेना होगा? किससे अनुमोदन लेना? तब वो लेना होगा उसे क्षेत्रीय निदेशक से। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था तो कंपनी विधि बोर्ड था, लेकिन एक ही राज्य में एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहा है तो क्षेत्रीय निदेशक की अनुमति जरूरत पड़ती है। रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को भेज दी जानी चाहिए 3 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, आवश्यक ही नहीं। रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन की सूचना कितने दिनों के भीतर भेज दी जानी चाहिए? 3 महीनों के भीतर। नेक्स्ट, पढ़िए इसको कि कंपनी अपने उद्देश्य खंड में परिवर्तन कर सकती है। कैसे करती? उद्देश्य खंड में परिवर्तन कैसे करेगी? ऑप्शन नंबर बी, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी विधि बोर्ड की लिखित अनुमति के द्वारा कर सकती है। उद्देश्य खंड में परिवर्तन विशेष प्रस्ताव से तथा कंपनी विधि बोर्ड की लिखित परमिशन से कर सकती है। अगला प्रश्न, ये पढ़िए, कंपनी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है। कैसे?
विशेष प्रस्ताव और कंपनी और केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमति, बात वही है। अंश पूंजी में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव रजिस्ट्रार को सूचित कर देना चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 1 वर्ष के भीतर, 60 दिन के भीतर, 3 माह के अंदर और 30 दिन के अंदर। तीस दिन के अंदर अंश पूंजी में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव रजिस्ट्रार को सूचित कितने दिनों के भीतर कर देना चाहिए? 30 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। नेक्स्ट, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। कैसे? अंश पूंजी को चढ़ाकर, मतलब बढ़ाकर, अंश पूंजी को घटाकर, अंश पूंजी का पुनर्गठन करके, इनमें से सभी के द्वारा। सीमित दायित्व वाली कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कैसे कर सकती है? इनमें से सभी के द्वारा, अंश पूंजी को बढ़ाकर, घटाकर, पुनर्गठन करके। नेक्स्ट, जितनी पूंजी से कंपनी का पंजीकरण किया गया है वह कहलाती है कौन सी पूंजी? अभिदाय पूंजी की, प्राधिकृत पूंजी की, कार्य चलाने वाली पूंजी की, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जितनी पूंजी से कंपनी का पंजीकरण हुआ है उस पूंजी को हम क्या कहते हैं? अभिदाय पूंजी। अभिदाय पूंजी है। अब चलिए पार्षद अंतर नियम पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्षद अंतर नियम को परिभाषित कहां किया गया है? 2.5 में। पार्षद अंतर नियम 2.5 में परिभाषित है। नेक्स्ट है कि पार्षद अंतर नियम के लिए आवश्यक है मुद्रित होना, पैराग्राफ में क्रमागत रूप से संख्या का लिखा होना, हस्ताक्षरित होना, उनमें से सभी। पार्षद अंतर नियम के लिए आवश्यक है सभी। मुद्रित होना, पैराग्राफ में क्रमागत रूप से संख्या का लिखा होना और हस्ताक्षरित होना। अगर मुझे कंपनी लॉ में कुछ आता तो मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलता। हेलो, नमस्कार। हाँ, क्लास ही ले रहे हैं तो हाँ 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 15 मिनट बाद भी थोड़ा सा बात हो सकती है। ठीक है, ठीक। ये तो कठिन, ये पूछेगा नहीं, ये भी नहीं क्वेश्चन है। हाँ, ये प्रश्न है कि संगम अनुच्छेद में सामान्य प्रक्रिया में फेरबदल करने से एक लोक कंपनी को निजी कंपनी में बदला जा सकता है। कैसे? संगम अनुच्छेद में सामान्य प्रक्रिया में फेरबदल करके एक लोक कंपनी को निजी कंपनी में बदला सकता है। इसके लिए पारित करना होगा विशिष्ट प्रस्ताव व कंपनी विधि बोर्ड का अनुमोदन। क्या स्थिति होगी इसकी? विशिष्ट प्रस्ताव और कंपनी विधि बोर्ड का अनुमोदन। कंपनी लॉ है भी, कंपनी लॉ है उसमें। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी के पार्षद अंतर नियम में निम्न के बारे में सूचना अपेक्षित है। पार्षद अंतर नियम में निम्न के बारे में सूचना अपेक्षित है। किसके बारे में? अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध, सदस्यों की सीमित संख्या, अंशों के लिए जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध, उपयुक्त सभी।
कंपनी की स्थिति में परिवर्तन के लिए अनुमोदन आवश्यक है केंद्रीय सरकार द्वारा, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, प्रवर्तकों के द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सरकार के द्वारा। कंपनी की स्थिति में परिवर्तन के लिए अनुमोदन आवश्यक है किसका? केंद्रीय सरकार। सॉरी, हाँ ठीक। अधिकार जिनका प्रयोग अंतर नियम में पर आधारित नहीं है, क्या है? ऑप्शन पढ़ें। अंश पूंजी को कम करने का अधिकार, उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने का अधिकार, वाहक अंश अधिपत्र के निर्माण का अधिकार, अतिरिक्त संचालक नियुक्त करने का अधिकार। इसमें से क्या सही हो जाएगा? उद्देश्य खंड में परिवर्तन करने का अधिकार अंतर नियम में नहीं होता है। नेक्स्ट, अंतर नियम में परिवर्तन से संबंधित वाद है। अंतर नियम में परिवर्तन से संबंधित वाद है। चारों पढ़ लीजिए। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाम होल्डिंग्स लिमिटेड, यह है अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से संबंधित वाद। तो छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ा है। अब आपको ये है क्वेश्चन, भारत में अधिकारातीत के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है 1850, 1866, 1956, 1971। में अधिकारातीत कार्य से तात्पर्य है कंपनी अधिनियम के बाहर के कार्य, सीमा नियम के बाहर के कार्य, अंतर नियम के बाहर के कार्य, इनमें से सभी। अधिकारातीत कार्य का मतलब क्या? अधिकार से क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करना, चाहे वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हो, चाहे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए, अब बहुत कम बचा है आपके लिए। अधिकारातीत का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित हुआ था? आप बताइए, अधिकारातीत सिद्धांत कौन से केस में आया था? एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रिचे, ये याद रखिएगा, रिचे की केस। मान लीजिए एसबरी वगैरह भूल भी जाए तो एसबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी वर्सेस रिचे, क्या है ये? अधिकारातीत का सिद्धांत। नेक्स्ट है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का वाद संबंधित है रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टारक्वाड, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, सोलोमन बनाम सोनम, स्पेंसर एंड कंपनी बनाम कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स। ऑप्शन ए है रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टारक्वाड की केस, इंडोर मैनेजमेंट। मैं सब बताऊंगा आप लोगों को स्पेशल क्लास में ना, ये सब चीजें मैं बता दूंगा कि इंडोर मैनेजमेंट क्या है, अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या है, ये सब चीजें तो मैं बता ही दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित केस है। अच्छा, एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रिचे, अभी पढ़ा था ना आप लोगों ने, किससे रिलेटेड था? अल्ट्रा वायरस वाला था ना। हाँ, तो एसबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी वर्सेस रिचे के निर्णय में जज कौन थे? ये तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया। जस्टिस केयर्न्स थे, वही जस्टिस केयर्न्स जिन्होंने रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में निर्णय दिया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में।
ठीक। नेक्स्ट है, अधिकार के अंदर के सिद्धांत से संबंधित नहीं, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्य, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत किए गए कार्य, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत किए गए कार्य, कंपनी की बैठक के लिए तैयार कार्यसूची के अंतर्गत किए गए कार्य। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं, बाकी है अधिकार के अंदर का मतलब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, सीमा नियम, अंतर नियम के अंतर्गत किए गए। ये है आपका अगला प्रश्न। ये है, पार्षद अंतर नियम के बाहर के कार्य माने जाते हैं। कंपनी अधिनियम के बाहर के कार्य, सीमा नियम के बाहर के कार्य, पार्षद सीमा नियम के अंदर के कार्य किंतु अंतर नियम के बाहर के कार्य उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है सही नहीं। अभी यहाँ पार्षद सीमा नियम के बाहर के कार्य लिखा हुआ और यहाँ है कि पार्षद सीमा नियम के अंदर के कार्य किंतु अंतर नियम के बाहर के कार्य। ये ऊपर सभी आंसर सही दे रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये दोनों बातें कैसे हो सकती, दोनों बातें सही नहीं हो सकती। इसको काट दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि आंतरिक प्रबंध से संबंधित कार्य नहीं, अंतर नियम के अनुसार किया जाने वाला कार्य, सभा के लिए पर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति को जांचने का कार्य, कंपनी के संबंध में निर्णय देने का कार्य, बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य। आंतरिक प्रबंध में डी नहीं आएगा, बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य आंतरिक प्रबंध से संबंधित नहीं। तो ये इतने क्वेश्चन हमने आज कर लिए और कल मैं अभी रिवाइज करा दूं अगर आपकी इच्छा हो तो फटाक से। मैं कल दोपहर 12:30 से ये बाकी के 100 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं कल दोपहर बजे करा दूंगा दोपहर में। और आज स्पेशल क्लास में जो 9:30 बजे से है, उस स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को कंपनी लॉ से संबंधित कुछ बेसिक्स चीजें बताऊंगा। चलिए, तो हम लोग एक बार फिर से 50 से 100 तक तेजी से देख लेते हैं। देखिए, बहुत क्वेश्चन एग्जैक्टली हो ना हो बच्चों, लेकिन ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो कम से कम एक मोटी मोटी आइडिया हो जाएगी जिसके आधार पर। प्रवर्तक के अधिकार, सारे अधिकार हैं प्रवर्तक के। प्रारंभिक व्यय लेना, सह प्रवर्तक से आनुपातिक राशि लेना, पारिश्रमिक लेना। निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार का कर्तव्य नहीं है, क्या? शुल्क लेना उसका कर्तव्य नहीं। कंपनी के निगमन प्रमाण पत्रों में क्या नहीं होता है? तो सचिव के हस्ताक्षर उसमें नहीं होते। नेक्स्ट है, कंपनी के निगमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं है, अवयस्क उसके अंतर्गत नहीं आता है। पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या कितनी होती है? 7 पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। प्रवर्तक में नहीं आते कौन? ये ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब आते हैं। कंपनी के निगमन का प्रभाव होता है शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मुद्रा और कंपनी के सदस्यों के मध्य प्रसंविदा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सभी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको, ये पढ़ लीजिए। निगमन के पश्चात क्या हो जाता है? हाँ, निगमन के पश्चात, इसमें से गलत आंसर खोजना था ना। निगमन के पश्चात क्या हो जाता है? सब चीजें हैं, लेकिन अस्तित्व समाप्त हो जाता है सदस्यों का, ये गलत बात है।
नेक्स्ट, निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है किसके पास? निगमन के लिए कंपनी विधि बोर्ड के पास जमा करना होता है। ये देखिए, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती। पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर होते हैं उनके सभी होगा। ये पढ़ लीजिए, ये मतलब ये पढ़ लीजिए कि प्राइवेट कंपनी तुरंत कर सकती है व्यापार, रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद अपना व्यापार शुरू कर सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती। निगमन की आवरण हटाने से संबंधित कौन सी केस है? बूचा वर्सेस बूचा एच गजधर बनाम आयकर आयुक्त बंबई। ये छोड़ दीजिए। सीमा नियम कहां परिभाषित है? 256 में। सीमा नियम में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? रजिस्ट्रार का आदेश आवश्यक नहीं। जब एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो संचालक मंडल का प्रस्ताव जरूरी हो। रजिस्ट्रार कार्यालय के स्थान में परिवर्तन की सूचना किसको दी जाएगी? तो रजिस्ट्रार को दी जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान में रजिस्ट्रार कार्यालय जाने के, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो कंपनी विधि बोर्ड के परमिशन की जरूरत होगी। पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री में क्या होना चाहिए? सभी। उद्देश्य वाक्य होना चाहिए कैसा? विधिक होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। कंपनी की सदस्यता के तरीके क्या हैं? सीमा नियम पर हस्ताक्षर, आवेदन, अंतरण सभी के द्वारा। यदि कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान को एक राज्य की सीमा के भीतर, लेकिन रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार का होगा तो वहां किससे परमिशन लेनी होगी? क्षेत्रीय निदेशक से परमिशन लेनी। रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को भेज दी जानी चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 3 महीने के भीतर। नेक्स्ट है, अगर उद्देश्य खंड में परिवर्तन करना है तो विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और कंपनी विधि बोर्ड की लिखित अनुमति लेनी होगी। नाम में परिवर्तन करना होगा तब भी विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और कंपनी केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी। अंश पूंजी में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव रजिस्ट्रार को कितना दिन के भीतर भेज दिया जाना चाहिए? तो 30 दिन के भीतर भेज दिया जाना चाहिए। सीमित दायित्व वाली कंपनी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, बढ़ाकर, घटाकर, पुनर्गठन करके किसी भी तरीके से। जितनी पूंजी से एक कंपनी का पंजीकरण किया जाता है वो क्या कहलाती है? अभिदत्त पूंजी कहलाती है। पार्षद अंतर नियम कहां परिभाषित है? 2.5 में। पार्षद अंतर नियम के लिए क्या जरूरी है? सब चीजें, ये सारी चीजें। ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो मैंने कहा था कि स्किप कर दीजिएगा। संगम अनुच्छेद में सामान्य प्रक्रिया से फेरबदल करने की एक लोक कंपनी को निजी कंपनी में बदला जा सकता है। इसके लिए पारित करना होगा विशिष्ट प्रस्ताव और कंपनी विधि बोर्ड का अनुमोदन। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी के पार्षद अंतर नियम में निम्न के बारे में सूचना अपेक्षित है? अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर सीमित संख्या, ऑल ऑफ द अबव। कंपनी की स्थिति में परिवर्तन के लिए अनुमोदन आवश्यक है केंद्रीय सरकार द्वारा। अंतर नियम पर आधारित नहीं, उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन, ये सीमा नियम पर आधारित। नेक्स्ट, अंतर नियम में परिवर्तन से संबंधित कौन सा वाद है? ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाम होल्डिंग लिमिटेड। भारत में अधिकारातीत के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1866 में। अधिकारातीत से क्या मतलब है? कि कहीं भी, या कंपनी अधिनियम, सीमा नियम, अंतर नियम से बाहर जाके काम करना। अधिकारातीत का सिद्धांत जो है वो किस केस, लीडिंग केस क्या है? एसबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी वर्सेस रिचे की केस। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत जो है रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टारक्वाड के केस में आया था। एसबरी बनाम रेलवे एंड आयरन कंपनी बनाम रिचे की केस जो है उसमें जज कौन थे? लॉर्ड केयर्न्स थे। अधिकारिता के अंदर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी। अंतर नियम के बाहर के कार्य माने जाते हैं, ये तो मैंने कैंसिल करा दिया था और कैंसिल हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। 9:30 बजे स्पेशल क्लास में पुनः आज मिलेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कल 12:30 बजे, कल का मतलब 22 तारीख 22 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे इसका बचा हुआ हिस्सा हम लोग डिस्कस कर जाएंगे। इसी तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाएंगे ताकि आपके 200 से 250 क्वेश्चन के आसपास आप कंपनी लॉ के एमसीक्यू सॉल्व कर जाएं, ताकि उसमें से काफी हद तक आपको एक आइडिया हो जाए कंपनी लॉ की। जो कंपनी लॉ से संबंधित डर है मन में, वो डर खत्म हो जाए कि कंपनी लॉ हमने पढ़ा नहीं। और कंपनी लॉ पढ़ा ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 प्रश्न आपके फंस जाते हैं, एक आध क्वेश्चन में तुक्का लग जाता है, तो 6 में से 4 क्वेश्चन कहीं से बुरा नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर होता है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। आप सभी को थैंक यू, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।